एवरीवन, वेलकम टू दी स्कॉलर ऑफिसर्स ग्रुप। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे इनिशियली हम CAPF असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। और इनिशियली जो हमारा ये ओरिएंटेशन वीडियो है, ये कुछ बातों को जहन में रखते हुए बनाया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए। अगर आप इसके अंदर हैं, इस प्रोसेस में हैं, तो भी हर एक स्टेप पे जो वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्ज़ामिनेशन है उनमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर आप बहुत क्लोज़ हैं, जैसे कि यू हैव क्वालिफाइड written examinations multiple times, or you have appeared in the interviews multiple times and still कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाया है। और हम यहाँ पे बताएंगे कि CAPF एग्ज़ामिनेशन असल में किस तरीके से डिज़ाइंड है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और किस तरह से पिछले कुछ सालों में ये एग्ज़ामिनेशन इवॉल्व हुआ है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेड है जो इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे, और किस तरीके से हमें चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में ज़रा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रोहित और मैंने CAPF एग्ज़ाम 2022 में ऑल इंडिया रैंक 92 हासिल की थी। तो बीइंग समवन जो इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में रहा और फिर इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आगे आया हूँ, तो कुछ चीज़ों के बारे में मैंने सीखा है इस प्रोसेस में, और वही जो मेरी लर्निंग्स हैं। और उसके बाद भी जिस तरीके से इस साल का जो पेपर आया, और कुछ दोस्त हमारे अभी भी प्रिपरेशन के अंदर हैं और कुछ हमारे जूनियर्स हैं, उन सब से बातें होती रहती हैं। तो ओवरऑल चीज़ों को देखने समझने के बाद ये लगा कि कुछ इस तरीके की चीज़ें बताई जानी चाहिए ताकि प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो, और एक रियल जो व्यू है, जो एक एस्पिरेंट आज से जस्ट 2 साल पहले जो एक एस्पिरेंट था इस एग्ज़ाम का, और या फिर अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कोशिशें करते रहते हैं, तो आज भी एक एस्पिरेंट की ज़िंदगी मोर और लेस जी रहे हैं। तो वहाँ से शायद अगर कोई चीज़ आती है तो एक रियल कनेक्ट, या फिर एक जो रियल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उनको सॉल्व करने की हमारी कोशिश है। तो सबसे पहले, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि CAPF एग्ज़ामिनेशन जो है वो UPSC कंडक्ट कराता है, एंड इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज अ ग्रुप A गजेटेड ऑफिसर इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो CAPF जो है इस एग्ज़ाम के अंदर जो है, नॉर्मली वैसे CAPF की कैटेगराइजेशन में बहुत सारे फोर्सेस हैं, बट इस एग्ज़ाम में प्रॉपरली अगर हम कहें तो टोटल 5 फोर्सेस हमारे पास आती हैं, जिसमें से एक है PSF, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देन देयर इज़ CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, देन देयर इज़ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, there is SSP, सशस्त्र सीमा बल, and then there is ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ये 5 फोर्सेस में ऑफिसर रैंक्स के लिए हम ये UPSC ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इस एग्ज़ाम में मेनली 3 स्टेजेस होते हैं, इसमें कि पहला स्टेज है आपका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में फर्दर 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें,
और सिलेबस जो है इसका, उसमें हमारे नॉर्मल जो जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ का मिक्सअप, साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स, जीके, जीएस, साइंस, थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होता है, कुछ 15-20-22 क्वेश्चंस कभी कभार। ठीक है, और करंट अफेयर्स जो हमारा जीके में आ गया हालांकि, बट स्टिल करंट अफेयर्स। तो ये हमारा पेपर 1 है। और पेपर 2 जो है हमारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जनरल स्टडीज़, एसे, कॉम्प्रिहेंशन, एंड ग्रामर। तो ये हमारा पेपर 2 है। अब जो रिटन एग्जामिनेशन में कट ऑफ बनती है, वो नॉर्मली क्या होता है कि यूपीएससी के मोस्ट ऑफ दी अदर एग्जामिनेशंस, चाहे वो जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, इकोनॉमिक सर्विसेज हो, या फिर सिविल सर्विसेज हो, फॉरेस्ट सर्विसेज हो, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में प्रोसेस क्या होता है कि आप पेपर 1 जो होता है जीएस का, दैट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, और कट ऑफ में ऐड होता है पेपर 2 का स्कोर। बट ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कट ऑफ जो है वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कंबाइंड स्कोर पे डिसाइड होती है। और इसीलिए हमारे लिए ये दोनों ही पेपर बहुत अहम हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी रैंक को फाइनली डिसाइड करेंगे। और वो रैंक जो है वो हमारी सर्विस को डिसाइड करेगी, जहाँ पे हमें अगले 35 साल तक सर्व करना है, या अगर आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो और ज़्यादा सालों के लिए सर्व करना है। तो ओवरऑल ये 2 पेपर हमारे सबसे डिसाइडिंग चीज़ें हैं कि आप अपनी लाइफ में अगले 35-40 साल तक क्या करेंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो आता है हमारा फिजिकल टेस्ट, और इसी के साथ होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें नॉर्मली हमारे पास फिजिकल टेस्ट में 800 मीटर्स रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होता है, स्प्रिंट होता है, और शॉट पुट होता है। अब ये जो कितने टाइमिंग्स हैं और क्या कुछ हैं, ये आपको नोटिफिकेशन में मेंशन मिल जाएगा, बहुत क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है। मेंस के लिए अलग हैं, वुमेन के लिए अलग हैं, दोनों के स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं। और जो थर्ड स्टेज है वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का जो स्टेज है वो सबसे एम्बिगुअस स्टेज है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। यू हैव नो सिलेबस, यू हैव नो प्रिपरेशन प्लान, बिकॉज आप चाहे कितना भी कह लीजिए कि आप मॉक इंटरव्यूज़ देंगे और आप ये सब देंगे, बट इवेंचुअली आपको नहीं पता कि जब एक्चुअली आप 20-22-25 मिनट में इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे तो वो आपसे क्या सवाल करेंगे, वो आपसे क्या जवाब एक्सपेक्ट करेंगे, और आपका लहजा कैसा होगा, आपका जवाब कैसा होगा, आपकी थॉट की क्लैरिटी कैसी होगी, आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ट्रिकी सिस्टम है और यहाँ पे स्कोर बहुत वेरी करता है। ठीक है, तो इंटरव्यू इज completely based on your own personality, जो आपने पिछले कुछ सालों में बचपन से लेके आज तक स्कूल, कॉलेज और या उसके बाद दोस्तों में जैसे भी जितना भी इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी पे रहा है, जो कुछ आपने सीखा है, वो सब कुछ आपको इस 25 मिनट में दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं दिखाओगे तो भी वो देख ही लेंगे। तो ये है प्रॉपर जो प्रोसेस है इस एग्ज़ाम का। अब नॉर्मली सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेजेस, वैसे तो तीनों ही स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तीनों ही क्लियर करने हैं,
बट सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो ये 2 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज। क्योंकि सेकेंड स्टेज जो है इसमें फिज़िकल स्टैंडर्ड्स आर नॉट दैट टफ कि आप 1-2 महीने में, या अगर आप नॉर्मली एक फिट इंसान है तो बहुत आराम से 2 महीने 2.5 महीने में, जितना टाइम आपको मिल जाएगा पेपर के बाद, उसमें आराम से फिज़िकल्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मेडिकल इज़ अ सिस्टम जहाँ पे एक्चुअली में किसी को भी नहीं पता होता, बहुत सारे लोग जाते हैं बिकॉज़ वो बहुत नॉर्मली बहुत फिट रहते हैं और वहाँ पे पता नहीं कुछ बहुत छोटी मोटी चीज़ें निकल आती हैं, वो एक नेचुरल सी चीज़ है, वहाँ पे हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये जो 2 स्टेजेस हैं, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्कोर होगा वो काउंट होने वाला है और वो स्कोर मेरिट लिस्ट बनाएगा जिसके बेसिस पे आपको सर्विस अलॉटमेंट होगी। तो इन CAPFs पहले तो मैं आपको एक वो बता देता हूँ जो नॉर्मली कैंडिडेट्स के एस्पिरेंट्स के बीच में जो चलता है कि बाय डिफ़ॉल्ट 90% और मैं कहूँ 95% ऑफ द एस्पिरेंट्स चूज CISF एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड देन SSB एज देयर सेकेंड वन, देन ITBP एज देयर थर्ड वन, फिर चौथे में से वो किसी भी में से भी चूज़ कर लेते हैं कि भाई BSF डाल दो या 5वें पे CRPF डाल दो। अब ये जो सिलेक्शन है ना, प्रेफरेंस, फोर्स प्रेफरेंस दी जाती है, इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। कभी कभी आप अपनी मन से देते हैं, बहुत लोग होते हैं जो बहुत ही एडवेंचर पसंद लोग हैं, और या फिर कुछ लोग हैं जिनको एक अलग लाइफस्टाइल पसंद होता है, कुछ डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको प्रॉपरली वो जो फौज वाली ज़िंदगी है वो जीने का मन होता है। तो उनके हिसाब से वैरी करती हैं फोर्सेस। कुछ लोग BSF को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल देते हैं जो फौजी घरों से आते हैं हमारे जैसे, या फिर जिनको फ़ौज में जाने का बहुत शौक़ होता है। जो नॉर्मली बहुत एडवेंचर वाले लोग होते हैं वो तो या तो ITBP डाल देते हैं, या फिर जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं वो CRPF डाल देते हैं कि भी कोबरा वोबरा ज्वाइन कर लेंगे एंड वी विल हैव फन फॉर दिस लाइफ। बट मोस्टली लोग CISF को चूज़ करते हैं, SSB को चूज़ करते हैं बिकॉज दे सीम टू बी पीसफुल लाइफस्टाइल्स। और पीसफुल भी शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, मे दिस इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड टू यूज़, बट ओवरऑल जो वर्क लाइफ बैलेंस है दैट इज़ बेटर कंपेयर टू दी अदर फोर्सेस इन CISF, सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल चूज CISF। और दूसरा एक रीज़न है कि जितने भी लोग इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ना, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें 21-22 साइकिल में 2021 टू 2022 के साइकिल में अराउंड 90,000 कैंडिडेट्स रोट दिस एग्ज़ाम। 90,000 लोगों में से ना बी अश्योर्ड के इनमें से अराउंड 50,000 तो वो लोग हैं हु आर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, जिन्होंने सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट्स दिए हैं, किसी का प्रीलिम्स नहीं हुआ, किसी का मेंस नहीं हुआ, किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ, राइट। तो 50,000 तो वो एस्पिरेंट्स फॉर श्योर हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये 50,000 लोग जो हैं इनको चाहिए एक सिविल काइंड ऑफ लाइफ जहाँ पे बहुत कनेक्टेड फील हो और एक ऑफिसर की लाइफ भी मिल जाए और एक बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल जाए और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने का टाइम भी मिल जाए। तो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स की जो चॉइस है वो CISF है। अब जो मेन कंसर्न है यहाँ पे वो ये है कि अब इन 50,000 में से या फिर जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं, मेनली मैक्सिमम लोग वो सिलेक्ट होते हैं जो या तो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, और फिर उन्होंने एज ए बैकअप ऑप्शन CAPF को देखा और वो जाके सेलेक्ट हो गए वहाँ पे। बट अगर उनको इन दो के अलावा
इन तीन में से कोई फोर्स अलॉट हो जाती है तो अराउंड 50% लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं फोर्सेस को, ठीक है। और जो ज्वाइन कर लेते हैं उनमें से भी अराउंड 20% लोग, एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि नेचर ऑफ जॉब बहुत डिफरेंट है, एप्टीट्यूड जो चाहिए वो बहुत अलग चाहिए, और नॉर्मली जो एक सिविलियन लाइफस्टाइल का एटीट्यूड हम लेके जाते हैं, एप्टीट्यूड लेके जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं हमें सरवाइव करने देता है। तो इसलिए एट्रिशन रेट बहुत हाई रहता है और ये 20% लोग इनमें से भी वापस आ जाते हैं। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, ओवरऑल जो है, जो सीरियसली जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स एसएसबी अपीयर हो चुके हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, कुछ स्क्रीन आउट हुए हैं, वो जो एक्चुअल डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पे बहुत ही मतलब एक तरीके का डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम है वो सीडीएस से टफ पड़ता है, सीएससी से इजी पड़ता है। तो ये जो कंपैरेटिव गैप है इसको फिल करना डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए खासकर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए बहुत सारे जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं जो कि बहुत बिल्कुल डेडिकेटेडली सर्व करते जाके फोर्सेस में, और जो खुश होके सर्व करते, मतलब जिससे फोर्स को भी एक बहुत अलग काइंड ऑफ लीडरशिप मिलती, फोर्सेस के लिए भी अच्छा होता, खुद उन एस्पिरेंट्स के लिए भी अच्छा होता। तो वो एक गैप क्रिएट होता चला जा रहा है और जिसकी वजह से ओवरऑल बहुत परेशानी देखी जाती है जो भी लोग हैं अभी इन सर्विसेज। और रियलिटी यही है, मैं बता देता हूँ, रियलिटी यही है कि बहुत सारे लोग हैं, और इसीलिए बार बार पिछले सालों में पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस में बार बार ये मुद्दा उठाया गया है कि वाई सो मेनी पीपल आर लीविंग CAPFs, इज़ इट अबाउट कि कंडीशंस अच्छी नहीं है, दैट्स ऑब्वियस, कंडीशंस तो अच्छी नहीं है, या नेचर ऑफ जॉब जो है वो बहुत टफ है और साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे छुट्टियों का बहुत से बुरा हाल है बहुत सारी जगह पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है काफ़ी सारी जगहों पे। तो ओवरऑल जो नेचर है जॉब का वो डिमांड करता है कि आप एक सेट ऑफ एप्टीट्यूड लेके जाओ जो वहाँ के लिए है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो रियल डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं हम उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएँ कि वो इस एग्ज़ाम को बहुत कॉन्फिडेंटली क्लियर करें, बहुत कॉन्फिडेंटली जो है पेपर के अंदर जाएं और अच्छे से परफॉर्म करें और फाइनल लिस्ट में जगह बनाएं, ताकि ना सिर्फ एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो बल्कि फोर्सेस को भी फ़ायदा हो। तो हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इस गाइडेंस प्रोग्राम का वो ये है। अब हम इस गाइडेंस प्रोग्राम में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वो मैं ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। तो ओवरऑल हमारा जो वो है वो ये है कि जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम है वो जैसे जैसे चेंज हो रहा है कुछ सालों में, हमने देखा है कि यूपीएससी के बहुत सारे अदर एग्जामिनेशंस में भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो आप एनडीए का एग्ज़ाम देखो या सीडीएस का एग्ज़ाम देखो, सीएपीएफ के पिछले 2-3 सालों के एग्ज़ाम देख लो, या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ही देख ले, तो ट्रेंड, पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चंस और जो विड्थ ऑफ नॉलेज है कि कितना वाइड जा सकती है यूपीएससी, वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले सालों में। तो उसके लिए हमें ना एक थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत है जो हमें ये बता पाए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कंपलसरी हैं जानना। बिकॉज़ आप देखिए कि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव एज अ कंट्री, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम विकसित भारत की तरफ अपनी नज़रें रखे हुए हैं। अब विकसित भारत के लिए हमें क्या चाहिए होगा?
जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो फोर्स के लीडर्स हों या सिविल डिपार्टमेंट्स के लीडर्स हों या डिफेंस फोर्सेस के, आर्म्ड फोर्सेस के लीडर्स हों, हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो चीज़ों को बहुत ब्रॉडली और बहुत इन डेप्थ समझ रही है। क्योंकि आने वाला टाइम जो सिक्योरिटी सिचुएशन या सिक्योरिटी सिनेरियो रहेगा वो बहुत अलग होने वाला है आज के टाइम से। आज तक जो भी ट्रेडिशनल तरीके से या कन्वेंशनल तरीके से हम सिक्योरिटी को देखते आए हैं, हैंडलिंग करते आए हैं, अब आप हाल ही में देखिए लेबनान में जो हुआ, इसराइल ने जो पेजर अटैक्स किए, और ओवरऑल जो साइबर सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी सिक्योरिटी डोमेन के अंदर आ जाएगा, तो चीज़ें ना बहुत चेंज हो जाएंगी। और इसलिए हमें चाहिए कि हम जो रेलिवेंट चीज़ें हो रही हैं उनको ना सिर्फ देखें बल्कि उनको इस तरीके से समझें कि वो हमारे काम आ सकें। तो यही एग्ज़ाम भी चाह रहा है अभी, क्योंकि आप देखिए जो पिछले साल जो अभी 2024 का एसए का पेपर आया, उस एसए के पेपर में जितने मतलब जो एसए के क्वेश्चंस आए पेपर 2 में, बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं। और वहाँ पे आपको चाहिए कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो ट्राइबल कल्चर हो, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स, डिफेंस बजट हो। तो इतनी सारी चीज़ें आपसे डिमांड की जा रही हैं, और वो जो पेपर होता है ना वो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप इस चीज़ को बहुत देखिए ध्यान से समझिए कि जो कट ऑफ है उसमें असल में जो पहले 5-10 रैंक्स हो गए वो तो आपको गैप मिल जाएगा, 5-6-7 नंबर का गैप मिलेगा। और उसके बाद जो है ओवरऑल 11 रैंक 11 से लेके उसके बाद जो भी लास्ट कैंडिडेट होगा रिकमेंडेड, उसमें आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 नंबर का फ़र्क मिलेगा, ओनली 10 मार्क्स। और ये जो 10 नंबर है ना, ये 10 नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। जो आदमी को अपनी पहली प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी उसको अपनी 5वीं प्रेफरेंस मिलती है। और फिर आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरी ज़िंदगी बिताने वाला खेल होता है ना, ये आज शायद लगता है कि 1 नंबर से क्या यार, 2 नंबर कोई बात नहीं, हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट वहाँ पे जाके जब आप लास्ट में वहाँ खड़े होंगे ना कि भाई अब डीआईजी से आईजी बनना है, आईजी से एडीजी बनना है, तो किसका नंबर आएगा? उसका नंबर आएगा जिसका आपसे 1 नंबर ज़्यादा था, और वैकेंसी एक ही है। तो अगले साल आप भी रिटायर हो जाओगे, वो भी हो जाएगा, तो वो आईजी की पेंशन लेगा, आप डीआईजी की पेंशन लोगे, और दोनों में डिफरेंस फिर आपको पता है। तो ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो हम अभी इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि यार उस टाइम पे 2-3-5 नंबर और ऊपर नीचे हो जाता ना तो ज़िंदगी ही अलग हो जाती, और ऐसा होता है। तो अभी हम यही चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो सकें उन लोगों के लिए जो इस एग्ज़ाम के अलग अलग स्टेजेस पे हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई किया है, बट पेपर 2 के मार्क्स कम थे, पेपर 1 में मार्क्स कम आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए पेपर 1 में किसी के, ले लेते हैं एग्जांपल कि पेपर 1 की कट ऑफ थी 135, किसी के मार्क्स आए जस्ट 140, राइट। बट पेपर 2 में उसके मार्क्स आ गए 108, एंड इंटरव्यू में ऑल्सो ही स्कोर्ड वेल एंड ही डिड 110। अब ओवरऑल ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेरी वेल इन पेपर 1, जहाँ पे बहुत लोगों का फोकस होता है, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ जाएंगे, आप कुछ भी गलतियाँ हो सकती हैं, नॉर्मली बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है। लेकिन इन 2 चीज़ों में, पेपर 2 और इंटरव्यू में, ही एक्सेल्ड, और इसकी वजह से ही गॉट अ रैंक। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, जहाँ पे मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं कि यहाँ पेपर 1 में दे आर स्कोरिंग 180, but in paper 2 they are just getting 60, and in interview also they are getting 80, 85,
somehow people 90 and some people are even getting 60s and 70. तो हर एक जो स्टेप है वहाँ पे एक बहुत एक टारगेटेड अप्रोच हमें चाहिए, राइट? तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु आर वेरी सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन एंड दे रियली वांट कि एक अच्छा रैंक आए और एक अच्छी सर्विस मिले, अपने मन की सर्विस मिले, अच्छे तो सब हैं लेकिन अगर आपको मन का मिले तो बहुत बढ़िया। तो इसलिए वी आर एक्सटेंडिंग आवर हेल्पिंग हैंड कि आप जो है आइए, और फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोग्राम है। उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आइए, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस टिप्स या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स, PYQs से कुछ क्वेश्चंस, चेंजिंग ट्रेंड्स के कुछ क्वेश्चंस, और इस अगला जो वीडियो हम लोग लेके आएंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे क्लियरली कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ है और इस ट्रेंड के साथ साथ ही किस तरीके से मार्क्स चेंज होते हैं। क्योंकि अगर आप वैकेंसीज़ का सिस्टम देखेंगे तो हम आपको वही बताएंगे कि किस तरीके से वैकेंसीज चेंज हुई और कट ऑफ का क्या चेंज रहा और उसमें पेपर्स का क्या रोल रहा, कि कैसे पेपर 1 की डिफ़िकल्टी लेवल या नेचर ऑफ द क्वेश्चंस के डिफरेंस की वजह से कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ा, पेपर 2 के डिफ़िकल्टी और नेचर की वजह से कट ऑफ पे फ़र्क पड़ा। तो ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट PYQs, उनसे रिलेटेड जो आने वाले टाइम में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। डेली जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनमें से कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सब कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हर चीज़ में हमें ध्यान देना है। जो जो चीज़ें रेलिवेंट हैं वो हम रेलिवेंट चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और उन रेलिवेंट चीज़ों पे आप हर रोज़ एक ऐसे टॉपिक उस पर बताया जाएगा, आप उस पर एक ऐसे लिख सकते हैं। आप एक रिपोर्ट का टॉपिक बताया जाएगा, आप उस पर एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। और जो पेपर 1 के लिए वहाँ पे क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे, वो क्वेश्चंस आप लोग जो हैं सॉल्व कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे उनमें से जब आप कोई मटेरियल पढ़ेंगे तो वो लिंक कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें भी आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। तो जुड़िए आप हमारे साथ और साथ मिलके इस चीज़ को अचीव करते हैं, आपके सपनों को अचीव करते हैं, इस देश के लिए बेहतर ऑफिसर्स जो है फोर्सेस को प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप हम सब सुरक्षित महसूस करें और देश विकसित भारत के सपने की तरफ एक बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख सके। थैंक यू वेरी मच।